आज हमारी चर्चा का विषय है छत्तीसगढ़ का पांडु राजवंश। आइए सबसे पहले वंश का परिचय देख लेते हैं। अमरकंटक का क्षेत्र, जिसे सोम क्षेत्र भी कहा जाता था, इस क्षेत्र में शासन करने के कारण पांडुवंश सोमवंशी कहलाए। यह अपना संबंध चंद्रवंश के साथ जोड़ते हैं तथा पांडवों से अपना संबंध जोड़ने के कारण पांडुवंशी भी कहलाते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सूर्यवंश, चंद्रवंश, यदुवंश या कृष्ण का वंश, राम के वंश आदि से क्षत्रियों में यह परंपरा थी कि अपने को जोड़कर उस वंश का बताने में वो गर्व महसूस करते थे। इसी परंपरा में इन्होंने अपने को सोमवंशी या चंद्रवंशी कहा या पांडुवंशी कहा। 6वीं शताब्दी में दक्षिण कोसल में शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों में पांडु राजवंश महत्वपूर्ण था। यह सोमवंशी भी कहे जाते हैं। विभिन्न प्रशस्तियों में इस वंश का उल्लेख सोमवंश संभव के नाम से है या शशिवंश संभूत, सीता सुवंश, विमलांबर पूर्ण चंद्र आदि नामों से भी इन्हें अभिहित किया गया है। इस वंश के द्वारा अपने को पांडुवंशी इस क्षेत्र को और कौशल प्रदेश कहा गया। इस वंश के राजाओं ने अपने को कौशलाधिपति कहा। इनके ताम्रपत्र पांडुवंश की राजधानी सिरपुर से प्राप्त हुए हैं। इस बात को लेकर इतिहासकारों में विवाद रहा है कि पांडुवंश का राज्य अथवा सर्वपुरियों का शासन कौन पहले था। इस बात को लेकर विवादास्पद स्थिति थी, किंतु अब ज़्यादातर लोग इसमें स्पष्ट हो चुके हैं। अलेक्जेंडर करिम्घन के अनुसार तीवर देव का काल 425 से 450 ईस्वी तक था। अब ज़्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि पांडुवंश सर्वपुरीय वंश के बाद शासन में आया था। पांडुवंशीय एक शाखा ने उड़ीसा में भी शासन स्थापित किया था। इस वंश को वहाँ सोमवंश कहा गया, इसलिए सोमवंशी कहलाते हैं। इस वंश का शासन संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर नहीं था। बस्तर का क्षेत्र जो था वो इनके अधिकार क्षेत्र से मुक्त था। इनकी जो लिपियाँ हमें प्राप्त होती हैं वह शीर्ष लिपि है और कीलाक्षर लिपि जिसका प्रयोग किया जाता है लिखने के लिए, उसका प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। आइए अब शासकों का क्रम देख लेते हैं। पहला शासक था उदयन। पांडु शासकों के क्रम में सर्वप्रथम उदयन का नाम आता है। इनका कोई ताम्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु कालिंजर से सेंट्रल प्रोविंस जो पुराना प्रदेश व्यवस्था थी भारत की, उससे जुड़े भागों पर उसका शासन था। ऐसी मान्यता है कि उसने छत्तीसगढ़ तक सैनिक अभियान किए थे। यद्यपि इसके लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है, किंतु ऐसी मान्यता है। इनका जो शासन था वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में था। सामान्यतया 5वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इनका शासन स्वीकार किया जाता है। तो इंद्रबल ने छत्तीसगढ़ में अधिकार किया, आक्रमण किया, इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं है, इसलिए इन्हें पूरी तरह से इस प्रदेश से संबंधित नहीं माना जाता। इंद्रबल दूसरा शासक था। उदयन का पुत्र इंद्रबल था। उसे अपने पिता से राज्य प्राप्त नहीं हुआ। अर्थ यह हुआ कि उसने उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था, सेंट्रल प्रोविंस का क्षेत्र था, वहाँ जो उनका मूल राज्य था वहाँ से इनको राज्य प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण ये दक्षिण कोसल राज्य पहुँचा और वहाँ उसका विवाह कोसल के अमरार्य कुल अथवा सर्वपुरीय कुल, इसका दूसरा नाम अमरार्य कुल था, उसकी राजकुमारी लोक प्रकाश से इनका विवाह हुआ। वह सुदेवराज के यहाँ सामंत था। सुदेवराज की एक प्रशस्ति में सामंत इंद्रबल को सर्वाधिकाराधिकृत कहा गया है। सुदेवराज ने इंद्रबल को खरौद तथा उसके आसपास का क्षेत्र शासन के लिए दिया था। इतिहासकार DC सरकार लिखते हैं, क्योंकि इंद्रबल अपने पिता उदयन का राज्य प्राप्त नहीं कर सका, अतः वह कौशल आया और सुदेवराज के यहाँ नौकरी कर ली। धीरे धीरे वह शक्तिशाली हो गया। प्रवरराज प्रथम के शासनकाल में उसने उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इंद्रदेव के पुत्र ईशान देव का एक शिलालेख
इस तथ्य की पुष्टि करता है कि उसने सर्वपुरीय वंश के शासन को समाप्त कर पांडु वंश की स्थापना की तथा सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया। इस तरह इंद्रबल इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। खरौद के प्रसिद्ध लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने करवाया था। यहाँ प्राप्त शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि इंद्रबल को अपने पिता से राज्य प्राप्त नहीं हुआ था और इसी से यह स्पष्ट हुआ कि वह इस क्षेत्र में रहा था, खरौद में आया था और सामंत होते हुए आगे चलकर उसने अपने स्वामी के ही राज्य पर अधिकार स्थापित किया और एक नए वंश की स्थापना की। तीसरे शासक के रूप में नन्नदेव प्रथम। इंद्रबल के पश्चात उसके पुत्र नन्नदेव ने शासन किया। इसके राज्य का विस्तार पश्चिम क्षेत्र में चांदा महाराष्ट्र तक था। आरंग के शिलालेख में नन्नदेव के लिए नृप का अर्थ राजा शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसी भी मान्यता है कि इंद्रबल के पश्चात उसका पुत्र ईशान देव शासक बना था। इसका उल्लेख खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर से प्राप्त शिलालेख में होता है। पांडुवंश के प्राप्त लेखों के अनुसार पांडुवंश का क्रम नन्नदेव प्रथम से प्रारंभ होता है। अतः यह संभव है कि इंद्रबल के उत्तराधिकारी के रूप में उसके 3 पुत्रों क्रमशः नन्नदेव, ईशान देव और भवदेव अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करते हों। एक समय ऐसा भी आया हो कि नन्नदेव ही संपूर्ण पांडु साम्राज्य का राजा बन गया हो। श्याम कुमार पांडे के अनुसार नन्नराज प्रथम के शासन के अंतर्गत दोनों भाई, जो उसके 2 भाई और थे, ईशान देव और भवदेव रणकेसरी, भवदेव रणकेसरी इनका नाम मिलता है, शासन कर रहे थे। भांदक नाम के स्थान से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नन्नदेव का सबसे छोटा भाई भवदेव अपने बड़े भाई के सामंत के रूप में चांदा महाराष्ट्र में राज्य करता था तथा ईशान देव खरौद के क्षेत्र में शासन करता था और नन्नदेव स्वयं सिरपुर में स्थापित था, जो जिसकी राजधानी थी। तो इस तरह से यह भी स्वीकार किया जाता है कि नन्नदेव के अधीन उसके दोनों भाई सामंत के रूप में कार्य करते थे। चौथा शासक महाशिव तीवर देव। नन्नराज प्रथम के बाद उसका पुत्र महाशिव तीवर देव राजा बना। पांडुवंश को शक्ति संपन्न बनाने में तीवर देव की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह शैव मत को मानने वाला था, शिव की उपासना करने वाला था। उसने महाशिव, महाभव आदि विरुद्ध या उपाधियां धारण किए थे। उसने कौशल क्षेत्र के विभिन्न राज्यों पर विजय प्राप्त किया था। उत्कल और अन्य क्षेत्रों पर भी उसने अधिकार प्राप्त किया था। उसने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। उसके विषय में जो उल्लेख मिलता है वह है स्वभुज, पराक्रम, पराजिता, सकल उत्कल आदिमंडल, आधिपत्य, प्राप्तल, महामतस्य। ये उल्लेख उसके विषय में किया गया है। डॉक्टर अजय मिश्र शास्त्री ने लिखा है, असंदिग्ध रूप से पांडु नरेश तीवर देव अपने राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने कई सैनिक अभियानों में अपने को लगाया था। डॉक्टर वी मिरासी के अनुसार तीवर देव 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तीवर देव की मृत्यु युद्ध के मैदान में विष्णुकुंडिन राजा माधव वर्मा प्रथम के साथ लड़ते हुए हुई थी। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार तीवर देव का काल 550 से 575 ईस्वी तक था। महाशिव तीवर के रूप में उनका वर्णन ताम्रपत्रों में हुआ है, जबकि मुद्राओं में तीवर देव लिखा हुआ प्राप्त होता है। तीवर देव उसका नाम था और महाशिव उसकी शाही या राजसी उपाधि थी। मुद्रा में उसे कौशलाधिपति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इंद्रबल के काल में जो छोटा सा भाग पांडु वंशजों के अधिकार में आया था, वह तीवर देव के काल में पूर्णता को प्राप्त हुआ। कौशल क्षेत्र के सभी छोटे बड़े राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार की। न केवल कौशल क्षेत्र के, बल्कि उड़ीसा व अन्य भागों में भी इन्हें सैन्य अभियानों में सफलता प्राप्त हुई थी। नन्नराज
द्वितीय के अड़भार नाम के स्थान से जो प्राप्त ताम्रपत्र है उससे ज्ञात होता है कि उसके पिता तीवरदेव ने संपूर्ण कौशल के अलावा उत्कल और अन्य प्रांतों पर भी विजय प्राप्त की थी। राजा वैष्णव धर्म का अनुयायी था। परम वैष्णव उसकी उपाधि थी। उसकी राजमुद्रा में भी उसने गरुड़, जो कि विष्णु भगवान के वाहन हैं, वैष्णव धर्म के प्रतीक गरुड़ को उत्कीर्ण करवाया था। तीवरदेव के बोड़ा ताम्रपत्र, बोड़ा नाम का स्थान है, वहाँ पर ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जो कि रायगढ़ जिले के बंडा ग्राम में है। 1958 ईस्वी को प्राप्त हुआ। इसमें राजा का गौरवगान करते हुए उसे पंच महाशब्द की उपाधि प्राप्त शासकों के द्वारा उसके चरणों में लौटते हुए बताया गया है। तीवरदेव की एक पुत्री थी जिसका विवाह नन्नराज से हुआ था। संयोगवश राजा के पुत्र एवं दामाद दोनों का नन्नराज नाम था। अपने दामाद नन्नराज को तीवरदेव ने पंचमहाशब्द की उपाधि भी प्रदान की थी। पांचवें शासक के रूप में इस वंश के नन्नराज द्वितीय, अड़भार में जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, इसके पहले धारणा थी कि तीवरदेव पुत्र विहीन था, उसका कोई पुत्र नहीं था, ऐसा माना जाता था। किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात उसका भाई चंद्रगुप्त पांडुवंश का उत्तराधिकारी हुआ। इस ताम्रपत्र से ज्ञात हुआ कि नन्नराज तीवरदेव का पुत्र था और अपने पितामह के नाम को अपनाने के कारण नन्नराज के रूप में जाना गया, नन्नराज द्वितीय के रूप में जाना गया। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार तीवरदेव का एक पुत्र भी था जिसका नाम नन्नराज था। पितामह के नाम पर इसका नाम भी नन्नराज रखा गया था। दोनों से भिन्नता प्रकट करने के लिए उन्हें प्रथम और द्वितीय के नाम से अभिहित किया गया था, तो ये द्वितीय कहलाते हैं। नन्नराज द्वितीय वह विष्णु भक्त था। संभवतः उसके काल में उत्कल का भाग राज्य से पृथक हो गया था, परंतु उसने महाराष्ट्र में वर्धा नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उसने अपने आप को पांडुवंशी के स्थान पर सोमवंशी कहना प्रारंभ कर दिया था। उसके साम्राज्य विस्तार में देवरक्षित नामक सामंत का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। छठा शासक इस वंश का नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त महाशिवगुप्त तीवरदेव का लघु भ्राता अथवा छोटा भाई था। सिरपुर अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठते समय अनेक समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। विष्णुकुंडी माधव वर्मन से हुए युद्ध में तीवरदेव की मृत्यु हुई थी। राजा बनने के पश्चात सामंतों को भी नियंत्रण में रखना था। माधव वर्मन द्वारा जीते गए प्रदेश को पुनः प्राप्त करना था। चंद्रगुप्त ने अपने पराक्रम से इन सभी कार्यों को सिद्ध किया। अपने पुत्र हर्षगुप्त को उस क्षेत्र का इसने शासक नियुक्त किया। जीतने के बाद चंद्रगुप्त ने 5 वर्षों तक, अल्प अवधि तक इसका शासन रहा था। इस वंश का 7वां शासक हर्षगुप्त। चंद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र हर्षगुप्त राजा हुआ। उसे हर्षदेव के नाम से भी जाना गया है। पूर्वी कौशल प्रदेश पर उसका शासन था। शीघ्र ही वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह वैष्णव मत को मानने वाला था। उसकी स्मृति में सिरपुर में विष्णु मंदिर बनाया गया था, जो लक्ष्मण मंदिर के नाम से विख्यात है। मौखरी के सूर्यवर्मन की पुत्री वासटा देवी से इसका विवाह हुआ था। इसी वासटा देवी ने पति की मृत्यु के पश्चात लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि पूरे भारत में विख्यात है, छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर। 8वां महाशिवगुप्त बालार्जुन प्रसिद्ध शासक हुआ। इस शासक के काल में ताम्रपत्र एवं शिलालेख बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं, किंतु यह आश्चर्यजनक है कि एक भी सिक्का इसके काल का प्राप्त नहीं हुआ है। महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल 60 वर्षों तक स्वीकार किया जाता है। उसकी माँ वासटा देवी मौखरी वंश के सूर्यवर्मन या सूर्यवर्मा की पुत्री थी, अतः वह राजनैतिक रूप से
सक्षम और शक्तिशाली था। उसके शासनकाल में कौशल क्षेत्र में संबलपुर, कालाहांडी आदि को मिलाया गया था। ऐसी मान्यता है कि चालुक्य राजा पुलिकेशन द्वितीय ने बालार्जुन को पराजित किया था, किंतु इसके उपरांत भी दक्षिण कोसल पर इसका अधिकार बना रहा था। संभवतः इसने हर्षवर्धन का साथ दिया था और हर्षवर्धन के साथ मिलकर इसने पुलिकेशन द्वितीय के साथ युद्ध किया था। ह्वेनसांग इसके शासनकाल में सिरपुर आया था और वह इस बात से भ्रमित हो गया था कि राजा बौद्ध धर्म को मानने वाला है, जबकि बालार्जुन शैव मत को मानने वाला था। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि बालार्जुन अन्य धर्मावलंबियों के साथ कितनी उदारता का, सहिष्णुता का व्यवहार रखता था या भाव रखता था। डॉक्टर पी.एन. मिश्रा के अनुसार बालार्जुन का शासनकाल लगभग 725 ईस्वी सन से लेकर 785 ईस्वी सन तक रहा था। श्री रामनेमा इनका शासनकाल 595 से 655 ईस्वी तक मानते हैं, जो ठीक प्रतीत होता है, क्योंकि उसके समय में ही ह्वेनसांग, जो चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, 630 से 644 के बीच सिरपुर तक आया था। छत्तीसगढ़ इसने भ्रमण किया था, लंबे समय तक यहाँ रुका था। बालार्जुन का शासनकाल पांडु वंश का स्वर्ण युग माना जाता है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर इसी समय इनकी माँ वाष्टा देवी के द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला की अनुपम कृति है। इसके काल में सिरपुर बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र बन गया था। उसने अपनी मुद्राओं में कुकुदमान, वृषभ एवं त्रिशूल का अंकन कराया था, जो शैव मत से संबंधित हैं। उसके दरबार में महाकवि ईशान को आश्रय प्राप्त था। इसके काल में सिरपुर तंत्र साधना के केंद्र के रूप में विकसित या विख्यात हुआ था। महाशिवगुप्त बालार्जुन ने तीवर देव के द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को आगे बढ़ाया था और इसने चालुक्यों का सफल प्रतिरोध किया था तथा दक्षिण कोसल पर अपना अधिकार बनाए रखा। 655 ईस्वी के लगभग बालार्जुन का शासनकाल समाप्त होता है। बाल्यकाल से ही बालार्जुन अर्जुन की भांति तीर चलाने में दक्ष था, इसलिए यह बालार्जुन कहा गया। बालार्जुन से अर्थ है, तो बालार्जुन इसको बचपने से ही कहा गया था। संजन में प्राप्त ताम्रपत्र से कौशल प्रदेश पर इसकी विजयों पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। उसका मामा भास्कर वर्मा सिरपुर में ही निवास करता था और वह बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म मतावलंबी था। बालार्जुन की मृत्यु के पश्चात उसके भाई रणकेसरी और पुत्र शिवनंदी ने शासन किया था। इस समय तक राज्य की स्थिति कमजोर हो चुकी थी। इसका लाभ नलवंशी शासकों ने उठाया तथा विलासतुंग ने पांडुवंश का इसी काल में नाश किया, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। 675 ईस्वी सन से लेकर 700 ईस्वी के मध्य इस वंश का पतन स्वीकार किया जाता है। तो इस तरह से ये छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजवंश था जिसने इस क्षेत्र पर शासन किया था। तो ये एक महत्वपूर्ण राजवंश